आज हमारा सेट थ्योरी का जो अगला लेक्चर है वो अपन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम जो लास्ट पार्ट है सेट का उस चीज़ को कवर करेंगे, यानी कि आपका कार्डिनल नंबर जो होता है। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर हम किस चीज़ को बोलते हैं उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए ज़रा आपका शीट में सेट पार्ट 2 जो है उसमें देखिएगा कि सारे थ्योरीज जो है वो इन डिटेल में लिखे गए हैं, तो उस जगह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा काम है कि उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना, जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ध्यान से प्यार से समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट बोल सकते हैं या फिर कार्डिनल नंबर। ठीक है, अगर अपन ध्यान से समझे यहाँ पे कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है, बेसिकली कार्डिनल नंबर क्या होता है उस चीज को ध्यान से समझ जाते हैं। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर होता है आपका एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट यानी कि कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है सर, कि कार्डिनल नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन हम क्या बोलते हैं, अगर आप सेट का नाम दे रहे हो सेट कैपिटल ए, तो कार्डिनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एन ऑफ ए। ये सिंबल मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ठीक है ना, एन ब्रैकेट में ए अगर लिख दोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है, अभी उसके जो बेसिक ऑपरेशन है, यानी कि अलग अलग केस में हम कार्डिनल नंबर को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे हम अलग अलग, ये तो एक सेट में मैंने आपको कार्डिनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अगर मैंने 2 सेट का यूनियन या फिर 3 सेट का यूनियन में आपको कार्डिनल नंबर क्या है पूछा, तो आप किस प्रकार से उस चीज को निकालेंगे वो आपको समझना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उस चीज पे हम डिटेल में बातचीत करते हैं एक बार, फिर देखते कि कहानी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पे रिलेशन दिखेगा वो कुछ, अगर आप बुक खोलोगे तो आपको इस प्रकार का रिलेशन दिखेगा, यानी कि कार्डिनल नंबर इन द सेट ए यूनियन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ आ रहा है ना। तो कार्डिनल नंबर इन द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है। अब ये होता कैसे, उस चीज को विजुलाइज करना काफी जरूरी है इस फॉर्मूले को सीखने से। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, अपन समझते हैं कि किस प्रकार से ये है। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट में आप वेन डायग्राम को जितना अच्छे से यूज कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आपके बुक वगैरह में तो लल्लू सवाल दिख रहा होगा, बट अगर मैं अच्छा क्वेश्चन की बात करूं आपको एक्सरसाइज 2 में ही काफी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो उस टाइप क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, यानी कि पूरा टॉपिक का ही अगर बात करूं तो वेन डायग्राम यहाँ पे बहुत एक मेजर रोल क्रिएट करता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम को जो बच्चा जितना अच्छे से समझता है, दिमाग से जितना अच्छे से समझ पाता है, इसको जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसी चीज को फॉलो करके अगर समझोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर इनाम शनाम सोचते रहोगे तो नहीं चलेगा। जो बोल रहे हैं उस चीज पे फोकस करो, जैसे अपन सोच रहे हैं आपको भी उसी प्रकार से फॉलो करते हुए सोचना है। अगर आप सोच पाते बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाते तो प्रॉब्लम आ जाएगा सर। मान लो मैंने ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है वेन डायग्राम में, ये ए हो जाता है, एक और सेट बी मान लेता हूं इन सच ए वे दैट द टू सेट्स आर जॉइंट सेट्स। ठीक है ना, डिसजॉइंट नहीं। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो होगा वो पूरा ये रीजन आएगा। ठीक है, पूरा ये रीजन आएगा। तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इस पूरे 2 गोले के अंदर आपको निकालना है तो आप क्या करो, आप एक बच्चे को भी अगर मैं पूछता हूं तो वो बेसिक लॉजिक लगाएगा। वो बेसिक लॉजिक क्या लगाएगा, वो बोलेगा कि आप ना इतना सा कर लो काम। ठीक है, आप ना इतना सा कर लो कि आप इस हिस्से का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, फिर आप इस हिस्से का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, और फिर आप आखिरी में इस हिस्से का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, और तीनों को जोड़ दो तो आपको पूरा ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी जो सेट है, ए और बी का यूनियन होकर के एक सेट ही निकलेगा, तो उस ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सारे कहानी आपको यहाँ पे एक एक करके दिख जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उस प्रकार से आप कार्डिनलिटी को ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर मैं पूछा कि बोल तो सर कि एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी जो सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो आप बोलोगे
कि सर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ दो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ दो और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोड़ दो, समझ में आ रहा है ना। तो मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये रीजन कौन सा होता है, ए डिफरेंस बी होता है। ए डिफरेंस बी का मतलब जो ए पे तो है बट बी पे नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ए का वो हिस्सा जो बी पे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ए माइनस बी। फिर कौन आया यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी आया ना, बीच वाला हिस्सा आया ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे कौन आया कि बी माइनस ए आया, समझ में आता है। यानी कि बी का हिस्सा वो हिस्सा जो ए के साथ ए पे बिलोंग नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो बच्चा बोलेगा कि इन तीनों रीजन को अगर जोड़ देते हो तो आपको ओवरऑल रीजन मिलेगा, ठीक है। बट मैं उसको तब मना करूंगा, मैं बोलूंगा कि देख भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए कि हमें तो फॉर्मूला जो बनाना है वो ए और बी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से बनाना है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आ रहा है, ठीक है। तो बच्चा तुरंत बोलेगा अच्छा आपको ए और बी के हिसाब से फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करो ना सर, आप क्या करो कि एन ए माइनस बी जो है वो तो आपका इस रीजन से इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये रीजन मिल जाएगा। तो अगर आप ये लिखना पसंद नहीं करते हो तो एन ऑफ ए से आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो तो शायद आपको ये रीजन मिल जाए, बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आगे जाकर के ये लिख देते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो तो पहले से ही था, और एन ऑफ बी माइनस ए को क्या बोलेंगे कि एन ऑफ बी से अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा देते तो काम बन जाएगा शायद, यानी कि एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है कहानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार तो कैंसिल आउट हो रहा है और एक जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच रहा है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला जो है वो मिल जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बहुत तेज बच्चा है तो वो डायरेक्टली देख के बोल देगा कि बोलेगा कि अगर आप इतना क्यों कर रहे हो कि पहले a माइनस बी लिख रहे हो फिर इसको कन्वर्ट कर रहे हो, सीधा सीधा देखो ना सर, सीधा सीधा ऑब्जर्व करना सीखो। क्यों? क्योंकि इसका जरूरत है, आगे जाकर के देखोगे जब 3 सेट आएगा और अलग अलग कंडीशन लगाऊंगा ना तो डायरेक्टली अगर विजुलाइज करना नहीं आता है तो ये सब से काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब तो वो मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए समझ में आ रहा है। जो बड़े बड़े चीज होते हैं ना, बड़े बड़े मतलब भारी भारी चीज जो होते हैं ना, भारी भारी सवाल, उसमें अपन ये सबसे काम नहीं चलाएंगे, अपन अपना फील को यूज करेंगे, ठीक है। तो फील क्या है, वो फील दिलाने का कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। वो क्या है देख, वो क्या है, अपन बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखने की कोशिश कर, नहीं तो फंसेगा, पहले बता रहा हूं, सवाल नहीं बनेगा, बाद में जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ठीक है। जैसे बोल रहा हूं वैसे सीखने की कोशिश कर, वैसे अगर समझ नहीं आता है तो 1000 बार फोन कर समझा के दूंगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे अपन कि एन ऑफ ए है ना, एन ऑफ ए, मैं तो बोलूंगा कि सर आप ए पे सारे एलिमेंट्स ले लो, ए का सारे एलिमेंट्स आप ले लो, फिर मैं प्लस लगा के ये बोलूंगा कि बी का सारे एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। फिर प्लस लगा के बोलूंगा बी का सारे एलिमेंट्स ले लो। अभी सोचने का कोशिश करो कि जब मैंने ए को कंसीडर किया तो ये जो बीच वाला कॉमन वाला रीजन है वो तो आ गया ऑलरेडी, ये वाला रीजन तो आ गया था ना। एन ऑफ ए अगर मैं पिक करता हूं, जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए लिखा तो यहाँ पे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अभी अगर एन ऑफ बी अगर ले लेता हूं, एन ऑफ ए आने के बाद जरूरत किसका था, जरूरत बस इस रीजन का था, बट मैंने लिख दिया एन ऑफ बी, तो ये रीजन आने के साथ साथ ये भी तो आ गया ना एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा कितना बार आया, एक बार एक्स्ट्रा आया, तो उस चीज को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि आना तो एक बार है ना, 2 बार अगर आ जाएगा तो थोड़ी ना चलेगा, नहीं। एन ऑफ ए पे एक बार ये आ चुका है और इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत इसका है। बट एन ऑफ बी अगर मैं लिखता हूं तो इसके साथ साथ ये भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि बी तो पूरा पूरा ये है, इस रीजन के साथ साथ ये भी तो आ जाएगा, क्योंकि बी पे तो ये भी कंटेन हो रहा है ना। तो ये जो चीज आ रहा है बी पे वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। वो सब्ट्रैक्शन वाला फील, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। वो अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेटोरिक्स वाले सेक्शन में दोबारा देखेंगे अच्छे से, बट आज उसका शुरुआत हम कर देंगे, ठीक है। हम सोचना उसको शुरुआत कर देंगे आज से ही। बेसिकली वो सेम चीज है, ठीक है, उधर भी अपन इसी से ही काम चलाते हैं, सेम चीज है, उसमें दिक्कत ही नहीं है। ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला फंडा है, पहले क्या कर रहे हो, पहले उसको बी पे सजाने के लिए इंक्लूड कर रहे हो जबकि वो जरूरत नहीं था, फिर अब उसको क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? क्योंकि डाटा तो ए और बी का ही रहता है हमेशा, ज्यादातर केस में, है ना, रहता है। अभी तो आपको पता नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखोगे कि डाटा ज्यादातर ए और बी का ही रहेगा, ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इस फंडे को आपको समझना है, ये तो समझ आ जाता है, फॉर्मूले तो सारे बच्चों को दिमाग में घुसता है, बट ये जो है जो दिल से समझने वाला चीज है और उसी से सवाल बनेगा, याद रखिएगा, इसी से सवाल बनेगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो फील है, आप बोलोगे सर बुक के सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूले से बन रहे, भाई बुक छोड़ो,
ठीक है, कंसेप्ट बनाओ और वही से सारा सवाल निपटाओ। ठीक है, बुक इंपॉर्टेंट है, वो भी करवाते हो, शीट में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मौजूद है। ठीक है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आप ये फंडे समझ गए बहुत अच्छी बात है, ये अगर समझ गए और भी अच्छी बात है। ठीक है, दोनों फंडे को क्लियर करना है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? पहले तो अपन ने इस प्रकार से बता दिए और फिर अपन ने आपको फील भी दिला दिए कि ये जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हो रहा है, ठीक है, उस चीज को और डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे काम की बात करना बाकी है अभी थ्योरी में, और डिटेल में बात करेंगे तो एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछते हैं कि इस चीज को ना प्रूफ करने के लिए भी बोलते हैं आपको। ठीक है, बट प्रूविंग में ना अपन क्या करेंगे, वही सुंदर से अपने को लिखना होता है। तो अपन क्या कर देंगे, शीट में मैंने लिख के दिया, देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या करना होगा कि लेट अस कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, सच दैट दे आर नॉट डिसजॉइंट्स। समझ में आया ना? ताकि दोनों के दोनों डिसजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट अगर है तब तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जनरेट ही नहीं होगा ना। ठीक है, अपन करेंगे अलग से, डिसजॉइंट अगर होता है तो क्या होगा, बट अभी के लिए जब आप प्रूव करने जाओगे तो इसको तो डिसजॉइंट मत मानो दोनों को। ठीक है, ज्वाइंट सेट मानो। ठीक है, तो अगर डिसजॉइंट नहीं मानते तो अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते ना, देख ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा उसको क्या अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी ऊपर लिख देना। डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 नहीं है। आपको पता है कि अगर दो सेट अगर डिसजॉइंट होता है तो इंटरसेक्शन कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, अलग अलग सेपरेटेड होगा, इंटरसेक्शन बचेगा नहीं। अगर ज्वाइंट है तो इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट मान रहा हूं इसीलिए नॉट इक्वल टू 5 लिखा। ठीक है, तो ए यूनियन बी को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब इस जगह से आपने ये जो फंडा आपने अप्लाई किए उस चीज को अप्लाई कर दो, ये सारे कहानी जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का एक इजी सा प्रूफ है, ज्यादातर आता नहीं, कभी कभी अगर पूछ देता है तो इसीलिए मैं शीट में लिख के दिया, आप देख लीजिएगा प्रॉपर है, और बाकी क्या लिखा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अभी अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पे हमने डिसजॉइंट कंसीडर नहीं किया, अगर मान लो अपन ने अगर डिसजॉइंट कंसीडर कर लिया दोनों साइड को, ठीक है, तो कहानी जो है वो किस प्रकार से हो जाएगा, कहानी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए बी से दूर दूर भागेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इन दोनों के बीच का कोई कॉमन हिस्सा होगा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा ए यूनियन बी जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, बिकॉज एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब इनमें और इनमें कॉमन है ना, कॉमन नहीं मतलब दोनों का कंबाइन है, कंबाइन कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों को सिंपल सा जोड़ दो। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, डिसजॉइंट मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सेट में कुछ है ही नहीं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पे अगर 0 डाल देते तो वही फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। कब होगा ये, जब ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, जब ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरे बात? ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि डिसजॉइंट होंगे, तब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो है वो कहानी आपने बहुत अच्छे से पकड़ ली हो। ठीक है, आगे आपका शीट सेट पार्ट 2 शीट में देख सकते हो पेज नंबर 19 में। ठीक है, कार्डिनलिटी का डेफिनेशन लिखा गया है, फिर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कैलकुलेशन आपको बताया गया है। ठीक है, उसके आगे कुछ नोट डाला गया है और वो नोट को मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। ठीक है, तो नोट जो है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखते हैं कि नोट में क्या बोला जाता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको देखेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट शायद, ठीक है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक फॉर्मूला आपके पास है, अभी तक आपने क्या क्या सीखे, अभी तक आपने ये सीखे कि ए यूनियन बी पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कैलकुलेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस किसके इक्वल होगा, एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों सेट, ये कब है फॉर्मूला, ये तभी है जब दोनों ज्वाइंट सेट है। अगर दोनों के दोनों डिसज्वाइंट हो जाता है तब ये पार्ट 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू सिर्फ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने
इस जगह तक स्टडी किए हैं, ठीक है। अभी उसके आगे अपन बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। आगे जो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है किसके इक्वल है, एन ऑफ यू के इक्वल है। इसको भी आप वेन डायग्राम से एनालाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक सेट का बात चल रहा है, ए मान लिया ये ए है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये शेडेड वाला रीजन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये बाहर वाला पूरा बॉक्स यू हो जाएगा। तो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मींस इन दिस सर्कल, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउटसाइड ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इधर का एलिमेंट्स और इधर का सारे एलिमेंट्स अगर जोड़ देंगे तो पूरा बॉक्स में जितने एलिमेंट्स है मिल जाएगा ना, दैट इज एन ऑफ यू में जितना एलिमेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये भी यूज कर सकते हो, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से आप ये कहानी जो है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे का चीज बात करते हैं। उसके बाद आपको लिखा गया है कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा और एन ऑफ बी माइनस ए जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ बात कर लिया ऑलरेडी कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले अपने बात की है अच्छे से। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, याद है, यहां पे एक और रहता था, इसको बी मान लेते, तो एन ऑफ ए माइनस बी ये वाला रीजन होता था ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पूरा पूरा ए से किसको हटा दो, कॉमन वाले रीजन को हटा दो, तो ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और एन ऑफ बी माइनस ए का अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे कहानी को आप अच्छे से समझ सकते होंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है अपन देखते हैं एक बार। उसमें आपको बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, यानी कि आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस का बात तो अपन कर लेते, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। देखते सिमेट्रिक डिफरेंस, याद है आपको पढ़ाया गया था ऑपरेशन ऑफ सेट में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे ना वर्ड में भी लिख के मतलब सारे सवाल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो आपको वर्ड में ही मिलेंगे, ठीक है, सेंटेंस में लिख के दिया जाएगा। तो ये जो मतलब है ना ये सारी चीज का वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये चीज, ये तो मैं अभी फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं कि ये आया कैसे, वेन डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में वास्तव में जो ये चीज दिखेगा ना वो तो आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिखेगा। तो लैंग्वेज को उस फॉर्मेट तक एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, और वही सबसे चैलेंजिंग काम है इस प्रोफाइल में, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होता है ना उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ए डिफरेंस बी, अगर मैं इसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करूं तो क्या 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 बोलोगे, क्या बोलोगे, अच्छे से एक बार सोचने का कोशिश करो तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to set A only। समझ में आ रहा है ना। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हो जाएगा, बोल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to set A only, ठीक है। क्योंकि ओनली वर्ड अगर मैंने यूज कर दिया तो यहां पे मतलब बदल जाएगा कि आप बोल रहे हो सिर्फ ए में होगा, ठीक है, सिर्फ ए में होगा। अगर आप बोल दे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तब तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन भी आ सकता है। बट अगर मैं ओनली ए या फिर ओनली बी वाला चीज बोलता हूं तब तो यहां पे नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहां पे तो दोनों का कंबाइन है ना, यहां पे तो ओनली ए या फिर ओनली बी नहीं है। तो अगर सिर्फ ओनली ए या फिर ओनली बी का बात किया जाए तो अपन इस चीज को समझेंगे कि कहानी जो है वो या तो इसका बात कर रहा है या तो कहानी इसका बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ओनली ए या फिर ये होगा या तो ये होगा, समझा। ये हो जाएगा आपका ओनली ए वाला सेक्शन, ये हो जाएगा ओनली बी वाला सेक्शन, ठीक है। सिमिलरली एन ऑफ ए यूनियन बी कब समझेंगे सर, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। क्वेश्चन में क्या पढ़ने के वक्त हम समझेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो आप समझोगे कि जब आपको ये बोला जाएगा कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। समझ में आया ना, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या है, या तो कोई एक ए या तो बी या तो दोनों। एटलीस्ट ए और बी का मतलब क्या है, या तो ए या तो बी या तो दोनों हो सकते हैं। मतलब क्या, या तो ए या तो बी या तो दोनों, या तो ओनली ए या तो ओनली बी या तो दोनों। समझ में आ रहा है ना, उसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी। तो आप समझ जाएंगे जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, जब बोला जाएगा ऐसे तो आप समझ जाओगे कि यहां पे क्या है,
ए यूनियन बी का बारे में पूछा जा रहा है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से जो लैंग्वेज है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज के फॉर्मेट में ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है ना। इस प्रोफाइल के क्वेश्चन सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। बट अगर आपको सेंटेंस में लिखे जा रहे हैं तो उस सेंटेंस को इस फॉर्मूले तक कन्वर्ट करना आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। बच्चे तो पूरे चैप्टर पढ़ के चले जाते, मास्टर भी उसको पढ़ा देता है, बट ये नहीं बताता है कि उस सवाल को अपन पढ़ करके इस फॉर्मूले तो कैसे कन्वर्ट करें। जब तक अपन ये चीज लिखना नहीं सीखेंगे तब ये सारे वैल्यूज हम कहां से लिखेंगे भाई, बोलो, ठीक है ना। हवा से तो ना पता चल जाएगा, ठीक है, कि जब तक उस लैंग्वेज को हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक अपन कैसे सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे कहानी, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये कहानी जो ये कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है। आगे की बात अपन करते हैं, और आगे की बात में अपने क्या बात करने वाले थे, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात करने वाले थे, ठीक है। अभी देख, अभी मैं तेरे को ना ये पूरा चीज ऐसे करा देता हूं, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड कराता हूं, फिर अपन सोचते हैं उसमें क्या सेंटेंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस याद है, ए डेल्टा बी से प्रेजेंट करते थे। अभी उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी और b माइनस ए का क्या यूनियन, समझ में आ रहा है। a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अभी यहाँ पे एक सेट आ गया और यहाँ पे दूसरा सेट आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों का क्या निकालना है, अपने को यूनियन निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लेते हैं ना यहाँ पे एन ए यूनियन बी, मान लेते हैं ये एन पी यूनियन क्यू है, ये p सेट है, ये q सेट है। तो क्या आ जाएगा, n ऑफ p प्लस n ऑफ q माइनस ऑफ n ऑफ p इंटरसेक्शन q आ जाएगा। n ऑफ p यानी कि n ऑफ a माइनस b, n ऑफ q यानी कि n ऑफ b माइनस a माइनस n ऑफ, ये क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटरसेक्शन b माइनस a। क्या आपको लग रहा है इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है ना भाई। a माइनस b और b माइनस a माइनस b और b माइनस a, इन दोनों रीजन में कुछ कॉमन है, नहीं है भाई, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो इसका इस सेट का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इस सेट का आंसर क्या आ जाएगा, बराबर 5 आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ b माइनस a, और ये हो गया आपका n ऑफ 5 जो कि हो जाएगा 0, समझ में आता है ना। अभी अगर मैं n ऑफ a माइनस b का बात करूं तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका n ऑफ a प्लस n ऑफ b, सॉरी n ऑफ a, क्या बोल रहा हूं, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। और n ऑफ b माइनस a का बात करूं तो ये हो जाएगा n ऑफ b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन a, ठीक है। तो यहां से जो कहानी बनेगा वो क्या बनेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हो गया वो n a सिमेट्रिक डिफरेंस b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बट बच्चे क्या करते हैं, इसको रट के चले जाते कि उधर सिर्फ एक n a यूनियन b आ रहा है, यानी कि ऐसे रट लेते हैं कि a डेल्टा b तो यहाँ पे ट्वाइस होगा, और a यूनियन b है तो यहाँ पे ट्वाइस नहीं होगा, ठीक है। मास्टर भी रटाता है, बच्चे भी रट जाते हैं, बट ये चीज गलत है दोस्त, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को सीख नहीं पाएंगे और ना ही आईटी का सवाल आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। ये घटिया तरीका है, इससे आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। ये रटना बटना ये सब छोड़ो, आप फील करने की कोशिश करो। जब तक बुक में तो आपको किसी बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ दिख जाएगा, बट इस फॉर्मूले के पीछे छुपे हुए राज को आप पहचानो अच्छे से। जब तक उसको नहीं पहचानोगे तो उससे ऊपर लेवल का सवाल होते हैं और वो आपसे कभी भी नहीं निपटेंगे। सवाल तभी निपटाया जाएगा आपसे जब इन सारी चीजों को डकते से आप पकड़ के खींच के निकालोगे और समझोगे, अपने दिमाग में फिट करके रखोगे, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने जो है इस कहानी को समझ गए कि n ऑफ a इंटरसेक्ट a डेल्टा b का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अभी ये a डेल्टा b जो नालायक सब चीज है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फील क्या दिला रहा है, उस चीज को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो, ठीक है। वो क्या फील दिलाता है आपको, ध्यान से समझो उस बात को, वो क्या फील दिलाता है। वो बोलता है कि a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन, वो क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ द टू सेट a माइनस बी एंड b माइनस a। अभी अपन अगर बात करें कि a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन का मतलब क्या है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट a और b, समझ में आया ना, क्लियर है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली वन सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली वन सेट, यानी कि या तो सिर्फ ए पे या तो सिर्फ बी पे, ओनली वन सेट में बिलोंग करना मतलब क्या है, या तो ए पे होगा या तो बी पे होगा।
पूरा वैन के अंदर कहानी जो है उसको बात कर लेते हैं। चलो एक बार, ठीक है। सबसे पहले ये यू का मतलब क्या है? ये तो पूरा पूरा जो टोटल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है ये यू होता है, ठीक है। टोटल बच्चे इन द क्लास जितने भी गिवन है वो यू हो जाएगा। अंदर की बात अपन समझते हैं। अगर बोलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, चल इसको लिख के भी देता हूं अपन और क्लियर होगा तेरा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यही वो चीज है जहां पे मुझे आपको सिखाना है, बाकी सारा चीज मेरे को सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जहां पे बच्चे फंसते हैं ना वो अपने खुद के एक्सपीरियंस अपन सिखा के देते हैं, समझ में आ रहा है, वो पहले ही निपटा देंगे, समझ में आ रहा है। ये जो आपको बोला जाएगा एन ऑफ ए, उस चीज का मतलब को पकड़ो, जब उसका मतलब को पकड़ोगे ना तब आपसे सवाल बनने लगेंगे। एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, समझ में आ रहा है। आपको जब बोलेगा ना कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स वो प्ले ओनली फुटबॉल, ठीक है, ओनली फुटबॉल नहीं, वो प्लेज फुटबॉल, है ना, यानी कि फुटबॉल ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, अभी देखेंगे अपन, ठीक है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अपन ए भी नहीं समझते अभी, ठीक है। जब बोलेगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालो तो आप पूरा पूरा ए का बात करोगे, ठीक है। जब आपको बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली वर्ड जब यूज कर देगा तो आप समझोगे कि ए ओनली का मतलब है कि यहां पे कहानी नहीं आ सकता है। यहां पे कहानी क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहां पे बी का भी प्रेजेंस है, बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। तब अपन समझेंगे कि अपन को ए नहीं निकालना, अपने को ए माइनस बी निकालना है। सिमिलरली एन ऑफ बी कर दे दिया तो बी पे होगा, बी ओनली दे दिया तो बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी बोथ, एंड बी बोथ, तब आप क्या समझोगे कि अपने को क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए एंड बी बोथ कहां पे होता है? इस जगह पे होता है। और ये क्या है? एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट, व्हिच डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट, मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालना है जो ए पे भी बिलोंग नहीं कर रहे, बी पे भी बिलोंग नहीं कर रहे। तो क्या होगा? क्या होगा? which does not belong to any of the set A और B, ठीक है। दो सेट का बात चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा? आप बोलोगे ए पे भी नहीं हो सकता, बी पे भी नहीं हो सकता, मतलब कहां होगा? बाहर होगा। अगर बाहर होगा तो बाहर का मतलब क्या भाई? ए यूनियन बी तो अंदर है, और ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? बाहर का रीजन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसी चीज को अगर डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह तेरे को याद है तो इसी फंडे को अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ना कहानी को अपन क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं, और वही चीज है जो सवाल बनाएगा। ये सब्जेक्ट सवाल का सब्जेक्ट है, इसमें सवाल बनाता है वही बच्चा आता है, उसी बच्चे को बोलेंगे कि उसको मैथ्स आता है। जो सवाल बनाना नहीं जानता है, कभी भी सवाल बना नहीं पाते, अलग अलग तरीके के सवाल, एक तरीके से घिसे पीटे एनसीईआरटी के सवाल की बात नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी का पूरा पूरा बाहर का हिस्सा, समझ में आ रहा है ना। ये तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके डी मॉर्गन्स लॉ से लिखा। ए पे भी नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए पे भी नहीं एंड बी पे भी नहीं। अगर बीच में यूनियन लगा देते तो काम निपट जाता है यहां से। ए पे भी नहीं और बी पे भी नहीं, समझो ना, फील करो चीजों को। ए पे भी नहीं और बी पे भी नहीं, मतलब किसी ना किसी एक पे तो हो सकता है ना। बट जब अपन लिखेंगे कि ए पे भी नहीं एंड बी पे भी नहीं, तो अपन ये समझेंगे कि दोनों में से किसी पे भी नहीं हो सकता है, मतलब बाहर का हिस्सा होगा, समझ में आ रहा है ना। which indicates the region A union B whole complement, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कहानी समझ। अच्छा, ये लास्ट वाला बाकी रह गया। ये क्या है? जब अपन ये बोल देंगे कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स which belongs to only one set A और B, which belongs to only one set A और B, यानी कि या तो A पे होगा या तो B पे होगा। अभी सिर्फ A का बात नहीं कर रहा, which belongs to A only नहीं, अभी बोला है सिर्फ एक पे होगा। मान लो कि एक क्लास में 50 बच्चा है, 25 बच्चे क्रिकेट खेलते और बाकी 15 बच्चे फुटबॉल खेलते, ठीक है ना। मैं आपको पूछ रहा हूं कि वो संख्या बता जो सिर्फ जो 15 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उनमें से कुछ कुछ क्रिकेट भी तो खेल सकते हैं, और जो 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनमें से कुछ कुछ फुटबॉल भी तो खेल सकते हैं भाई। लेकिन अपन आपको पूछ रहे हैं कि आपको वो
स्टूडेंट्स का संख्या बताना है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। उसका मतलब क्या, a माइनस बी, ओनली ए। अपने को वो संख्या बताना है जहां पे बच्चे सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, वो क्या है, b माइनस है। जब मैं ये बोल दूंगा कि आपको वो संख्या बताना है जहां पे बच्चे सिर्फ एक गेम खेलता है, मतलब क्या, एक ही गेम खेलता है, जब भी बोल दूंगा तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। और दोनों के लिए अगर ऑप्शन खुल जाएंगे, और दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन खोलेंगे, ओनली वाला ऑप्शन खोलेंगे। यानी कि ए ओनली भी हो सकता है और बी ओनली भी हो सकता है, मतलब दोनों का यूनियन होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, खत्म बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली वन सेट ए और बी, यानी कि या तो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा या तो फुटबॉल खेलेगा। समझ में आ रहा है, वो कौन होंगे, इस रीजन वाले बंदे होंगे या फिर इस रीजन वाले बंदे होंगे, जिसको अपन एसिमेट्रिक डिफरेंस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि ये है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए, यानी कि वो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे, प्लस एन ऑफ बी, यानी कि वो बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे, -2, मतलब -2 बार कर दिया उस बच्चे को जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे। क्यों, क्योंकि ए पे ये एक बार आ रहा है, बी पे ये एक और बार आ रहा है, बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना, अभी ये तो पूरा हमें चाहिए ही नहीं, तो दोनों बार हमने सबट्रैक्ट कर दिया। जबकि पहले जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें एक बार जरूरत था, क्योंकि हम ए यूनियन भी निकाल रहे थे, इसीलिए प्लस, मतलब -2 बार नहीं, -1 बार किया था, क्योंकि एक बार जरूरत था, बट अभी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए दो बार हटा दिया। समझ में आ रहा है। अगर ऐसे फील दिलाना चाहता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला देख करके अगर समझाने की कोशिश किया, और बाकी डेरिवेशन तो बता ही दिया, ठीक है। हो गया, तो नहीं आ रहा है समझ में, करो मेहनत करो, थोड़ा बहुत समझ जाओगे, ठीक है। समझाने का पूरा प्रयास तो किया है भाई, अभी अगर नहीं आता है फोन करो, समझाते वापस समझाते, डिस्कस करते आपके साथ। और आप क्या करोगे, वीडियो को वापस पहले से देखो, जहां पे डाउट है वापस पहले से देखो, ठीक है, तो समझ जाओगे। 2-3 बार देखोगे, ऐसी कहानी पकड़ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। और सवाल जैसे लगाओगे ना, गलत करोगे फिर सही कराऊंगा, गलत करोगे फिर सही कराऊंगा, गलत करोगे सही कराऊंगा। वो छोटे छोटे पॉइंट्स वहीं से सीखते बच्चे, वहीं से सीखते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं भी गाइड बुक बन जाता ना, गाइड बुक बाजार मिलता है ना, वो खरीद लेना। गाइड बुक थोड़ी ना, मास्टर हो भाई, मास्टर सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के तेरे साथ मेहनत कर करके सिखाने के लिए आया हूँ, गाइड बुक नहीं हूँ कि रटाने के लिए आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर रटना ही तो मेरे से क्यों पढ़ रहे हो, गाइड बुक खरीद लो, वहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, खत्म बात, और क्या जरूरत है। यूट्यूब से और गाइड बुक से सारे कहानी हो जाता, तब तो पूरा देश में सिर्फ ITN भरे पड़े रहते रे। और सिलचर से 2 साल में एक ITN नहीं निकलता, 2 साल में 20 करके निकलता, समझ आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी कहानी में डिस्कशन किया है, वो क्या कहानी था, वो था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कहानी, समझ में आ रहा है। वो था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कहानी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, या फिर उसके रिलेटेड, 2 सेट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको अपन ने बात की, ठीक है। अभी हमारे को 3 सेट का यूनियन या फिर उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स पे सोचना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले डी मॉर्गन वाला बता देता हूं मैं एक बार, ठीक है। वो फॉर्मूला भी कभी काम आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं उसमें। आपको पता होता है ना कि डी मॉर्गन को पढ़ा दिया था मैंने आपको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर, पकड़ में आया पूरा, ठीक है। तो अभी अगर अपन इस चीज का, ये चीज समझते हो ना कि जो ए पे भी नहीं है बी पे भी नहीं है, वही तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज का बात करूं, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने जाऊं, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे बोल सकते हो ना, हाँ मुझे पता है कि आप इसको ये लिख सकते हो, बट मैं इस पे इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं इधर इंटरेस्ट दे रहा हूं। मैं एन ऑफ किसी भी सेट का कंप्लीमेंट, मतलब अभी भी सिखाया था आपको पहला रूल में, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ दैट सेट, ठीक है। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किया था, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ दैट, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये कैसे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज जो है वो आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वो सारे ऑपरेशंस जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे में कर सकते हो, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आप लिख दोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, तो क्या हो जाएगा n ऑफ u माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन g। समझना पड़ेगा ये सारी चीजों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे भी होंगे बहुत अच्छे से, है ना। जल्दी से चीज है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, चलाना है अच्छी चीज पे चलाना है। जो बेकार चीज है उसमें ज्यादा सोच के क्या फायदा। समझ आ रहा है ना। अभी चलो अपन अगले कहानी की ओर बढ़ते, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। फील कराऊंगा जबरदस्त। ठीक है, समझने प्रयास कीजिएगा पूरा। ठीक है, आईटी सवाल पूछ चुका है बहुत बार। सेट चैप्टर आईटी के सिलेबस में तो नहीं होता है, बट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो कंसेप्ट है ना, उस पर आईटी सवाल पूछता है। हर 2-2 साल गैप देकर के पूछता है सवाल, याद रखिएगा। आईटीजे मेंस के हिस्ट्री में तो है ही, चैप्टर सिलेबस में ही है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इसीलिए मैं सेट को कभी भी आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाता नहीं हूँ, सारी चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो जेई के सिलेबस में होते हैं, आईटीजे के सिलेबस में, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो सेम टू सेम इसी टॉपिक के रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, ये बेहतर तरीके से अभी समझ आ जाएगा, खुशियां मनाओगे कुछ देर बाद। ठीक है, जब इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाया जाएगा। चलो आगे का बात समझते हैं, आगे का बात समझते हैं ध्यान से, आगे का कहानी पकड़ते। आगे का कहानी में अपने ये पढ़ेंगे कि सर अभी तक तो 2 सेट के बारे में बहुत बातचीत की है। अभी मेरे को बताओ कि जब मैं 3 सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 सेट का यूनियन का जो सेट होगा, 3 सेट का यूनियन में क्या बनेगा? एक सेट ही बनेगा ना। उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितने होंगे, वो कितने होंगे वो गिन करके बताओ। मैं बोलूंगा ठीक है, गिनने के लिए बोल रहे हो तो गिनते हैं। ठीक है, गिनते हैं। चल मेरे साथ गिनने का कोशिश करना भाई। हाँ ठीक है, मेरे साथ साथ जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सोचना सिखा रहा हूं। ठीक है, मेरे से सवाल बनते हैं तो आपसे भी बनेंगे, अगर मेरे तरीके से सोचोगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया आप सेट सी। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं है, ना ए बी डिसजॉइंट है, ना बी सी है, ना ए सी है, ना तीनों के तीनों डिसजॉइंट है, सारे के सारे जॉइंट्स है। डिसजॉइंट अगर होता है तो क्या होता है पता ही है, जो डिसजॉइंट है उसका वैल्यू 5 रख देना है, तो n ऑफ 5 ही हो जाएगा, काम निपटा दे। ठीक है, मुद्दे का चीज पहले समझते हैं, बाद में बातचीत कर लेंगे, वो तो टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा हिस्से हैं। ठीक है, चल अपने को बोला है कि ए यूनियन बी यूनियन सी पे फील दिलाऊंगा, फील के अकॉर्डिंग सोचना है, जैसे अपन सोचते हैं वैसे सोचना है, अनाप शनाप काम नहीं करना है। देखिएगा, अभी देखिएगा, अभी प्रूफ दिखाता हूं, इसके बाद 2 पॉइंट दूंगा। अगर आप अपना फॉर्मूला बाजी करोगे तो वो 2 पॉइंट का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, और अगर अभी जैसे फील दिला रहा हो वैसे अगर सीखने का प्रयास करोगे तो अगला 2 आंख बंद करके लिख दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो जो तरीके से सारे सवाल बनेंगे दुनिया के, वो तरीका सिखाऊंगा, ना कि कोई फालतू तरीका जहां से सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अच्छे से, ए यूनियन बी यूनियन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने। समझ में आ रहा है मेरी बात? ए यूनियन बी यूनियन सी बोले तो सर कि इस पूरे गोले के अंदर, ये जो ब्लू वाला गोला आपने बनाया है, इस गोले के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपने को कैलकुलेट करके बताना है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल 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 सही पकड़े आपने। ठीक है, तो अभी अपन सोचेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखते चलो देखते। पिछले बार भी देखे थे कि फॉर्मूले जो थे वो सारे के सारे फॉर्मूले किस बेसिस पे आधारित था। पहले अपन ने a प्लस बी ऐसे किया था, फिर इंटरसेक्शन को हटाया था। तो अब की बार भी फॉर्मूला अभी अगर बात करोगे तो सीधा सीधा दिखता है सर, इसको 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 कितने हैं, कितने रीजन है देख लेते ना, किनके 1 2 3 4 5 6 7। बोले सर 7 रीजन को जोड़ दो तो सारे एलिमेंट्स मिल जाए। अबे वो तो बच्चा भी समझता है, ठीक है, वो तो उतना गिन गिन के बता देगा, बट अपने को फॉर्मूला बनाना है एबीसी के फॉर्मेट में, उस प्रकार से उस चीज को सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले अपना n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c आना चाहिए। तो अपने क्या किया कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस क्या कर दिया n ऑफ c। ठीक है, यहां तक हमने सबसे पहले ऐड कर दिया। आप बोलोगे सर अगर आपने n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c लिख रहे हो,
उसका मतलब तो आप कांड कर चुके हो पहले। क्या कांड कर लिया आपने? आपने ये कांड कर लिया सबसे पहले कि एन ऑफ ए को पूरा पूरा जोड़ दिया आपने, एन ऑफ बी को पूरा पूरा जोड़ दिया आपने, फिर एन ऑफ सी को आपने पूरा पूरा जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा हाँ जोड़ दिया तो क्या है, आप बोलोगे सर जोड़ दिया तो क्या हो गया, रामायण तो रच गया ना, यहीं पे एक्सेस आ गया ना, एक्सेस पार्ट जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया, जो जरूरत नहीं था वो आ गया। मैं बोलूंगा क्या क्या एक्सेस आया, जरा ध्यान से बता। आप बोलोगे सर देखो मैं बताता हूं, जब आपने एन ऑफ ए जोड़े थे तब ये रीजन मिला था आपको। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट सोचो, प्रूफ करके दूंगा मैं, जो आसान तरीका है प्रूफ करके दूंगा, बट पहले मेरे साथ सोचो। एन ऑफ ए जो होगा, एन ऑफ ए, उसमें एन ऑफ ए पूरा अगर मैं ले लेता हूं तो यहां से यहां तक एक बार आया, मैं खुश हूं। यहां से यहां तक कितना बार आया, एक और बार आया, मैं खुश हूं। इस एन ऑफ ए में ये रीजन तो आ गया, जो जो आ गया उसको मैं टिक करते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस एन ऑफ ए में ये रीजन आ गया, ओके। ये जो रीजन है यहां में से ये आ गया, ओके, ये भी आ गया, ओके। बट ये जो रीजन है, ये डैश वाला रीजन, ये कितना बार आया सोचना एक बार। एन ऑफ ए में एक ही बार आया, कोई इशू नहीं, ये भी आ गया, चलो। एन ऑफ ए में ये सारे के सारे एक बार आ गए। जब मैं एन ऑफ बी ऐड कर रहा हूं तो बी का और कौन सा हिस्सा बचा था आने में, समझना अच्छे से, बी का कौन सा हिस्सा बचा हुआ था आने में जो आया नहीं था। आप बोलोगे सर ये ब्लू वाला जो भी आप मार्क करने वाले हो, ये देखो और ये देखो, इतना सा बचा था, बट ये नालायक आ गया पूरा पूरा, वापस आया नहीं आया। भाई अगर एन ऑफ बी पूरा पूरा जोड़ रहा हूं तो जरूरत था इतने का, बट आ तो गया ना ये दोनों वापस, आया नहीं आया, आया ना दोनों वापस। तो अभी अपन क्या करेंगे कि इस रीजन को क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा आया ना, ये एक्स्ट्रा आया ना, कितना बार आया ये एक्स्ट्रा, एक बार आया, हटा दे इसको, हटा दे, देर मत कर, हटा दे। माइनस क्या कर दिया, इस रीजन का नाम क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, हटा दे इसको। इस रीजन का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट? तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ चुका है, ये 4 रेड वाला जोन और ये 2 ब्लू वाला जोन, ये आ चुका है। ये नालायक एक्स्ट्रा आ गया था, हटा दिया इसको, अभी काम तमाम। अभी आते सी पे, यहां तक तो कर दिए ना, यहां तक कर दिए, सी को हटाओ, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ए और बी जोड़ने के बाद ये रीजन एक्स्ट्रा आ गया था, इसको हटा दिया। अभी किसको जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं, एन ऑफ सी। सी को जैसे ही जोड़ा तो सी का पास कौन सा रीजन आना बाकी था, ये वाला रीजन आना बाकी था, ये तो आया। बट सी में साथों साथ इन दोनों रीजन को, इस ब्लैक वाला पूरा रीजन को भी तो लेके आया ना, जो कि पूरा पूरा बेकार है, एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई काम का नहीं है क्या किसी काम का ये दोनों रीजन? नहीं है भाई, बेकार का चीज है। किसी काम का है क्या ये दोनों? नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर काम का नहीं तो क्या करेंगे, हटाएंगे भाई, हटाएंगे ना, फालतू वेस्ट मटेरियल है, हटाओ इसको, क्योंकि इसका तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी तो आ चुका है ये। समझ में आ रहा है, ब्लू और रेड तो कंप्लीटेड था, बस इस वाले पार्ट का जरूरत था, ये तो सी ने दे दिया, बट सी ने साथों साथ एक्स्ट्रा भी दिया, तो उस चीज को हटाएंगे। उसको कैसे हटाएंगे, ये देख, इस पूरा ब्लैक वाले जोन को अगर हटाना है तो तू पहले क्या कर, तू पहले इस ब्लू वाले जोन को हटा। तू बोलेगा ब्लू वाले को कैसे हटाएंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस ए ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन सोचेंगे कि अच्छा हटाना था इस पूरे रीजन को, तो हमने यहां तक तो ये ब्लू वाला रीजन पूरा हटा दिया। अभी हटाना किसको है, सिर्फ इस वाले रीजन को, सिर्फ ये डॉटेड रीजन को हटाना है, याद रखना। बट आप तो बोलोगे डॉटेड रीजन का तो मुझे नाम नहीं पता सर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरा ब्लैक वाला गोला को हटा देता हूं, मैं इस पूरा गोला को हटा देता हूं। मैं बोलूंगा अच्छा हटा, तू क्या करेगा, उसके बाद देखता हूं। हटा दी मैंने, हटा दी इस पूरा ब्लैक वाला रीजन, ठीक है। मुझे हटाना था सिर्फ ये, मैंने हटा दिया पूरा ये। तो ये जो हिस्सा है, बार बार बोल रहा हूं, मुझे हटाना था पूरा पूरा ये, और मैंने मुझे हटाना था सिर्फ ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हटाना था, और मैंने हटा दिया पूरा पूरा चीज को। तो ये जो कहानी है, ये वाला जो कहानी है, जो तीनों का कॉमन है, वो जरूरत से ज्यादा एक बार हट गया ना, हटा ही नहीं हटा भाई, तो जरूरत से ज्यादा एक बार हट गया, तो उस नालायक को अपन एक और बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं आ रहा है, उस नालायक को अपन एक और बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है। और इस प्रकार से हमारे पास
एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के समेशन जो है वो मिल गया। बोलो बराबर है? बिल्कुल समझ आ रहा है? क्लियर है? बहुत हटाना वगैरह सीख लिया अपन ने, ठीक है। जो बच्चे समझते नहीं दोबारा एक बार तेजी से समझाता, फिर भी नहीं समझते फोन कीजिएगा, समझा के दूंगा प्यार से, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बट ये वही तरीका है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जिससे सवाल बनते हैं, फॉर्मूला रखने से सवाल नहीं बनते। समझ में आ रहा है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तीनों को इंक्लूड किया, फिर पता है कि इन तीनों में एक्सेस घुसे हुए हैं तो घुसपैठियों को हटाया, दैट इज एक्सक्लूजन। दिस इज द इंक्लूजन पार्ट, दिस इज द एक्सक्लूजन पार्ट एंड फाइनली इंक्लूजन। समझ में आ रहा है? एन ऑफ ए पता चला था कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब कुछ आना चाहिए था तो आ गया था। दोबारा समझाते चल, नहीं आया दोबारा समझाते, हटा देते इस चीज को, क्योंकि ये जरूरत है तो ये मुझे जरूरत होगा, इसी से सारा सवाल में निपटाऊंगा ना, डिफिकल्ट सवाल। और कैसे करोगे? फॉर्मूला से करोगे, घंटा दिखाएगा आपको फॉर्मूला। चलो दोबारा समझाते प्यार से, एक बार जो बच्चे समझे नहीं दोबारा समझ लो, या तो वीडियो को वापस देख सकते हो, अभी एक और बार समझा देते, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना भी घड़ी तेज नहीं भाग रहा है। एन ऑफ ए जैसे ही किया, ये आ गया, या चाहिए क्या पहले सोच ले, ये तीनों के अंदर कितने एलिमेंट है, तीनों के अंदर कितने एलिमेंट है, इन सातों का समेशन। कोई भी दो बार नहीं आना चाहिए, एक ही बार आएगा सारे के सारे। चलो ये सातों के अंदर सारे के समेशन, ठीक है। चल एन ऑफ ए में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। चल अभी मुझे चाहिए क्या, 1 2 3 रीजन चाहिए। फिर मैंने क्या किया, जानबूझ के एन ऑफ बी किया, एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी करते ये आ गया, ये आ गया, बट ये वाला हिस्सा एक और बार आ गया जो कि जरूरत नहीं था, तो इसको एक बार हटा दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एन ऑफ सी किया, एन ऑफ सी करते ही ये वाला आ गया, बट ये वाला पार्ट जो है वो पूरा पूरा एक्स्ट्रा आ गया। अभी उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को हटा दिया। फिर मुझे और इसको हटाना है, बस इस वाले रीजन को हटाना है ना, तो इसको ना हटा करके मैंने वापस इन दोनों का इंटरसेक्शन को हटा दिया, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को हटा दिया। और ये वाला चीज एक और बार ज्यादा हट गया ना, पहले तो एक बार इसमें हटा दिया था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ने एक बार हटा दिया था इसको, फिर बी इंटरसेक्शन सी ने एक और बार हटा दिया, बट हटना तो एक बार चाहिए, तो एक बार इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के आधारित आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हो। अभी मैं आपको वो बुकिश मेथड या फिर कोड रखने वाला मेथड भी सिखा देता हूं, जहां से आप इस चीज को इजीली प्रूफ कर सकते हो एग्जाम में। ये तो सवाल बनाने का ढंग से बता रहा हूं, ये तो डिफिकल्ट सवाल बनेंगे इससे, समझ में आ रहा है? तब फॉर्मूला वगैरह काम नहीं चलेगा, अगले 2 पॉइंट देंगे, देखेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर आ जाता है तो अपन उस चीज को ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है, शीट में लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब समझ के याद करना भाई, रटना नहीं, जैसे बेसिक डिफरेंस बिटवीन रटना ही याद करना, ध्यान से इस चीज को समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अपने को क्या है, अपने को ये फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू जो है वो एन ऑफ ए है प्लस एन ऑफ बी है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अपन यहां पे भी वही काम कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इस चीज को अपने पी मान लिया, इस चीज को अपने क्यू मान लिया, ठीक है ना, एसोसिएटिव, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, वही तो हो जाएगा ना फॉर्मूला, दो पी और क्यू का यूनियन का, ये देखो ना यूनियन, समझ में आ रहा है। एन ऑफ पी क्या है, यही है, एन ऑफ क्यू क्या है, बी यूनियन सी, और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू है, क्या पी क्या है, ए है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, क्यू है, हो गया काम। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला पता है ना, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। अभी अपन आगे सोचते हैं, बोलोगे सर यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, मैं बोलूंगा यहाँ पे इंटरसेक्शन बाहर और अंदर यूनियन, तो आप बोलोगे सर आपको किस चीज का याद आ रहा है, मैं बोलूंगा मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का याद आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इंतजार किस बात का, लगा दो इसको, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करा देते, वो इतना देर से ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ था, अभी उसको आजाद कर देते, ठीक है। तो लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ में आया, क्लियर बात। चल तो यहां से आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस यहां से आ जाएगा एन ऑफ बी प्लस यहां से आ जाएगा एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी,
इधर वापस इसको p मान, इसको q मान और फॉर्मूला लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑफ p दैट इज दैट n ऑफ q, मतलब ये माइनस, देख ऐसे लिख, n ऑफ p प्लस n ऑफ q माइनस n ऑफ, क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b, ये इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं ना। तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c क्या होगा, a इंटरसेक्शन b कौन सा हिस्सा है, a इंटरसेक्शन b कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, और a इंटरसेक्शन c कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो इन दोनों का कॉमन तो सिर्फ ये वाला रीजन ही दिख रहा है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसको ब्रेक करके n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c का इंटरसेक्शन क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आएगा। ब्रैकेट में लिख देना, सिंस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c इक्वल्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। तो इस प्रकार से आप एनालिटिकल वे में भी एक्सप्रेस करके इसी फॉर्मूले को यूज करके इस चीज को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम में अगर आता है तो ये वेन डायग्राम बना दीजिएगा, और पहले अगर ज्यादा नंबर है, 5 नंबर है, तो इसको प्रूफ कर देना, ये तो 2 नंबर का प्रूफ हो जाएगा। फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे ये वेन डायग्राम बना करके, और फिर यहां तक प्रूफ कर दोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ब्रैकेट में जहां पे भी ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो लिख देना यूजिंग 1, ठीक है। पहले तो आप इसको प्रूफ करोगे, इसको इक्वेशन 1 दे दोगे, और जहां जहां पे इस चीज को यूज कर रहे हो, यहां पे यूज किए हो, फिर कहां पे यूज किया आपने, यहां पे यूज किए, तो जहां पे भी यूज किए हो ब्रैकेट में यूजिंग 1 डाल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो पहले इसको प्रूफ करोगे वैन बना के 2 मार्क्स, और फिर इसको प्रूफ करोगे 3 मार्क, तो 5 मार्क का प्रूफ हो गया, आप इसको प्रॉपर्ली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोर्ड का तरीका बता दिया, ठीक है। बट जो फील है वो फील वाला चीज तो फील ही होता है, ठीक है, उसमें जो मजा है वो बाकी कहां और है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं। तो इसके साथ इस चीज को अपन इरेज करते हैं, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, लिखा गया है, फिर भी अगर रफ नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो वीडियो पॉज करके। चल आगे की ओर देखते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना भाई, कहानी को थोड़ा बहुत आगे लेकर के चलते हैं। चलो चलो, अच्छा 2 पॉइंट में लिख के देता हूं, 2 पॉइंट लिख के दे रहा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly 2 of the sets, in exactly 2 of the sets A, B, C क्या होगा बताना है। और एक और पॉइंट लिख के देता हूं, शीट में है सब कुछ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly 1 of the sets A, B, C, 1 of the sets A, B, C। देखते क्या है, कहानी क्या है, देखते हैं भाई, पकड़ने का प्रयास करो, देखते हैं। देखो लगा दे कोई फॉर्मूला, लगा सकता है। इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, लगा कोई फॉर्मूला। फॉर्मूला बाजी नहीं चलता है दोस्त, फॉर्मूला बाजी लिमिटेड होता है, ठीक है, उस चीज को समझिए। अच्छा बच्चा अगर है आप तो फॉर्मूले पे बिलीव मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार से पढ़ाएंगे, बोर्ड में 100 में 100 तो आएगा। बोर्ड वाले को चैलेंज लगाओ, पेन चैलेंज, कितना टफ पेपर बना ले बना ले, कितना टफ पेपर बना ले तुम, हरा के दिखा सकते हो तो हरा दो। घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है। किसके ऊपर, आप लोग के ऊपर। अगर सीखते उस प्रकार से तो कभी गलत नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है ना। सिखा तो रहे कि बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, अदरवाइज टाइम क्यों खराब करें उधर, समझ में आ रहा है। बट वो चीज सीखो, अगर सीखने आए तरीके से सीखो, पढ़ाई कैसे करते उस चीज को सीखो, बस नंबर के पीछे मत भागो। नंबर तो मिलेगा ना, कौन मना कर रहा है, बस नंबर के साथ साथ ज्ञान जो हो तो इंपॉर्टेंट है ना। नंबर लिख करके दिखाएगा क्या, 130 करोड़ का अवधि मार्कशीट निकाल के दिखाएगी, ये देखो मेरा मैथ्स में इतना नंबर आया, देखो
अब ज्ञान रिफ्लेक्ट करता है, ज्ञान ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान अपने अंदर भरने की कोशिश कर, बाकी सारे कहानी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 130 करोड़ है, ठीक है, टैलेंट जो है वो दिखता नहीं है, इसीलिए नंबर जरूरत होता है इस देश में। समझ में आ रहा है? पॉपुलेशन कम होता तो टैलेंट दिख जाता ना लोगों को, ये देखो ये टैलेंटेड बंदा है, खींच लो इसको अपने और, कंपनी उठा के लेके चला जाते आपको। बट एक कंपनी अगर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया 3 लाख लोग जमा हो जाएंगे, क्योंकि देश में बेकार लोग इतने बैठे हैं। समझ में आ रहे हैं? जमा तो होंगे ना भाई, नौकरी नहीं है लोगों के पास तो क्या करें, ठीक है ना। तो इस 3 लाख में से अगर मुझे कुछ छांटना है, अगर आप कंपनी का बॉस हो तो आप क्या करोगे? बोले भाई 1 लाख तो या 2 लाख तो ऐसे ही छांट के निकालो, तो आप क्राइटेरिया लगा दोगे कि कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पे बोर्ड में 80% के ऊपर लाए हैं, वो इधर आ जाइए, बाकी सारे के सारे साइड हो जाइए, तो इधर में से ही 2 लाख चले जाएंगे। नहीं आ रहा है? समझ में आता है? वो 80% के अंदर ये बोला जाएगा कि इनमें से 50,000 निकल जाओ, यानी कि वो 50,000 आ जाओ जो जेईई मेंस में अच्छा किया है, फिर बोलेगा उस 50,000 में से वो 10,000 आ जाओ जो आईआईटीएंस है, फिर इंटरव्यू करके यहां से 2,000 को सिलेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से होते हैं कहानी, ठीक है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बोर्ड भी जरूरी है, वो तो सबसे पहला क्राइटेरिया, बोर्ड भी जरूरी है, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसमें नहीं होता है कुछ तो बहुत बुरी बात है, बट उसमें अगर हो गया तो खुश मत हो, क्योंकि उससे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। बट क्या जरूरी है जो पहला 2 लाख रिजेक्ट हो गया, 80% बोर्ड में नहीं है उनके वजह से, क्या वो जरूरी है कि उन 2 लाख में सारे के सारे गंदे हैं, और जो सिलेक्ट हो गए 2000 में आ गए वो सारे के सारे अच्छे हैं? नहीं भाई, नहीं। बट इस देश में इतने आबादी है, उसमें अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको नंबर दिखाना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नंबर इज इंपॉर्टेंट। इस देश में नंबर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं। बट पढ़ाई करो तो इतना भी अंधा बन के मत करो किसी बोर्ड के नंबर के पीछे भागते रह जाओ। बोर्ड नंबर इज इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ होगा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वो तो इंपॉर्टेंट, वो तो चाहिए चाहिए। अगर इतना कुछ पढ़ के आप बोर्ड में नंबर नहीं ला पाते हो तो क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ और भी चीजें आपको करने हैं, और भी जगह पे आपको फोकस करना है जो आपका कैरियर को एक अच्छा रूप देगा, एक अच्छे तरीके से डिजाइन करके देगा। समझ में आ रहा है ना? उस चीज को समझ बेटा भी, ठीक है। अभी समय है, अभी समझ जा, बेहतर होगा, ठीक है। समय चला जाएगा तो समझ के क्या फायदा है? समझ में आ रहा है? समय का काम समय पे निपटा दो, जाएगा सब। अगर समय का काम समय पे नहीं निपटाओगे तो वो मेहनत करना होगा आपको, खाना तो खाना पड़ेगा ना भाई जिंदगी में, पेट तो चलाना पड़ेगा ना, उसके लिए करना पड़ेगा वो मेहनत। पर जब करोगे तब समय आपका साथ में नहीं रहेगा और आप रोते रोते करोगे वो काम, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। मैं तो बातचीत कर लिया इतना देर, आपने ट्राई किया ही नहीं किया। चलो मैं सोचने की कोशिश करते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हो अभी भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट खैर मेरे पास इतना समय नहीं है, अपन सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द सेट्स A, B, C बोलता है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ जो एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग कर रहा है। एग्जैक्टली 2 सेट, एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2 सेट वाला रीजन कौन सा है? पहले मुझे यहां पे ये चीज बताओ, एग्जैक्टली 2 सेट वाला रीजन कौन है? पहले मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है। कौन है? मैं तो बोलूंगा एग्जैक्टली 2। यहां पे अगर ले लिया तो एग्जैक्टली 3 हो जाएगा, यहां पे अगर चला गया तो एग्जैक्टली 1, ये भी एग्जैक्टली 1, ये भी एग्जैक्टली 1, ये एग्जैक्टली 3, ये एग्जैक्टली 2, ये एग्जैक्टली 2। मतलब आपको निकालना क्या है? इन तीनों का समेशन निकालना, इन तीनों का समेशन निकालना। तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा कहानी है। पहले आप क्या करो, इस पूरा चीज को जोड़ दो, वही इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कंसेप्ट लगाओ। इस पूरा चीज को जोड़ दो, कितना आया? N ऑफ A इंटरसेक्शन B आया। फिर ये एक बार आ गया जबकि आना नहीं चाहिए था, ये एक बार आ गया जबकि आना नहीं चाहिए था। फिर मैं इस पार्ट को जोड़ रहा हूं, कितना आ रहा है? N ऑफ B इंटरसेक्शन C। इसमें भी ये आया और ये एक और बार आ गया, एक बार भी आना नहीं चाहिए था बट 2 बार आ चुका है। फिर मैं इस पार्ट को जोड़ रहा हूं, तो कितना आ गया? N ऑफ C इंटरसेक्शन A। ये एक और बार आ गया जबकि आना नहीं चाहिए था। तो ये पार्ट आना ही नहीं चाहिए था आंसर में, बट ये 3 बार आ चुका है। इन तीनों को सम करने के चक्कर में 3 बार ये हिडन है, आ चुका है। इन तीनों के अंदर ये पार्ट 3 बार, एक बार घुस के बैठा है, 3 बार आ चुका है। बट ये तो आंसर में आना नहीं चाहिए था, तो 3 बार आ गया तो इसको क्या कर दो? इस नालायक को 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म, लो फॉर्मूला बन गया।
समझ में आया? फॉर्मूला बनता है कंसेप्ट से, ठीक है, रटने से फॉर्मूला नहीं बनता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गया, ये आ गया, बी इंटरसेक्शन बी में ये आ गया, ये आ गया, सी इंटरसेक्शन ए में ये आ गया, ये आ गया। तीनों में ही ये तीनों आया जो जरूरत का चीज है, बट तीनों में एक्स्ट्रा तीन बार ये आ गया, जिन तीनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब अल्टीमेटली इस आंसर में ये एक भी बार नहीं आया, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए। हो गया ना? पक्का? अभी आपको सोच के ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, मतलब क्या, वन ऑफ द सेट का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, या तो यहां पे ब्लू वाला, या तो यहां पे, या तो यहां पे। समझ में आया? सोच के देखो क्या होगा। इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट मतलब क्या, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो क्या होगा, देख, एन ऑफ ए जोड़ दिया प्लस एन ऑफ बी जोड़ दिया प्लस एन ऑफ सी जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये पूरा पूरा रीजन आ गया ना? आया नहीं आया? अभी देखो, अभी देखो क्या है आपको चाहिए था क्या। मैं रेड वाले को एक बार इरेज करता हूं, अदरवाइज इस चीज को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, यार हटाओ ना इसको, दोबारा बनाते हैं। देख, कंफ्यूज हो जाते हैं आखिरी वाले सेक्शन बच्चे। ये रहा, हमें चाहिए क्या बॉस, हमें चाहिए ये और ये, इन तीनों रीजन का समेशन। तो अगर मैं n ऑफ a कर दिया तो इस, ये तो आ गया, ये आ गया, ये आना वाला था ना, ये आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। n ऑफ a के साथ साथ ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि n ऑफ a पे ये तीनों की तीनों आ गया, तो क्या वाकई इसका जरूरत है? अच्छा चलो देख लेते। फिर n ऑफ b में ये आया, फिर ये एक और बार आ गया, ये एक और बार आ गया, और ये रीजन एक बार आ गया। समझ में आया? फिर मैं बोल रहा हूं n ऑफ c को जोड़ा मैंने, फिर n ऑफ c को जोड़ा, n ऑफ c को जोड़ने के चक्कर में ये आ गया था, फिर ये एक और बार आया, ये एक और बार आया और ये एक और बार आया, ठीक है। तो देखो आप, जो ये पार्ट आपको जरूरत ही था या नहीं था, ठीक है, आपको जरूरत भी था इस चीज का या नहीं था। आपको तो बोला है सिर्फ एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, या तो सिर्फ ए, या तो सिर्फ बी, या तो सिर्फ सी। मतलब आपको चाहिए ये वाला रीजन, या तो ये वाला रीजन, या तो ये वाला रीजन। इस पार्ट का तो जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पार्ट अगर जरूरत ही नहीं है, बट ये वाले पार्ट तो आपको यहां पे तो मिल गया ना, तो इसको क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। ये तो इंक्लूजन है, एक्सक्लूड कर दो यानी कि हटा दो, तो काम बन जाएगा। तो हटाओगे कैसे? ये दो बार आ चुका है ना, ये देख, ये देख, ये दो बार आ चुका है, ये दो बार आ चुका है, ये दो बार आ चुका है। समझ में आ रहा है? अभी मैं इस चीज को क्या कर दूंगा, दो बार हटा दूंगा। देखना, देखना जरा, इस चीज को दो बार हटा देता हूं, -2 टाइम्स ऑफ ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हटा दिया इस चीज को दो बार। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, इस चीज को दो बार हटा देता हूं, -2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसको दो बार हटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। जैसे ही मैं इसको दो बार हटा दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से समझो ना, ये क्या हो जाएगा, ये दो बार हट गया, ये दो बार हट गया, ये दो बार हट गया, बट ये 3 बार हटना चाहिए था, बट हट गया कितना बार, दो 6 बार हट गया। अरे हटा या नहीं हटा भाई? अब देखो ना, यहाँ पे 3 डॉट है ना, 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, यहाँ पे 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, यहाँ पे 6 बार हट गया। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 बार एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, ये पार्ट आना नहीं चाहिए था आंसर में, बट 3 बार हमने इंक्लूड कर दिए, 6 बार एक्सक्लूड कर दिए। तो अभी क्या करेंगे, मैच कराने के लिए 3 बार ज्यादा एक्सक्लूड हो गए ना, तो उस चीज को एडजस्ट कराने के लिए और क्या करना पड़ेगा, और 3 बार इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये देखो, 3 बार इंक्लूड प्लस 3 बार इंक्लूड माइनस 6 बार एक्सक्लूड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपका ये जो कंसेप्ट है, इस कार्डिनलिटी जो कंसेप्ट है, उसका पूरा जो थ्योरी रीजन है, उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से और प्यार से समझ भी गए होंगे। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं कि अपन इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो चलिए देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं और उस चीज को हम सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी तक इतना देर जितने भी थियरी अपन ने स्टडी किया है उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस में। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इस प्रोफाइल में, तो वही चीज को आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग अ प्रॉपर मैथमेटिकल लॉजिक्स, ठीक है। तो देखते हैं, मैं अलग अलग टाइप के आपका एक्सरसाइज 2 से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। अलग अलग टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन है वो मैं पिक करने का कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और फिर आप वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली अच्छे से देखने के बाद, उनको सॉल्व करने के बाद, बिना देखे करने के बाद आप शीट में जाइएगा और उधर आपको होमवर्क दिया जाएगा आज के लेक्चर के आखिरी में। वो सारे होमवर्क को यानी कि पूरा एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कीजिए तो आपको हवा लग जाएगा कि कैसे अपन इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ एक्सरसाइज 2 जिस बंदे ने कंप्लीट किया है उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस प्रोफाइल का क्वेश्चन को छोड़े, ठीक है। मतलब एकदम सब कुछ डाला गया है उसमें, ठीक है। सारे मसाले इधर तैयार है, ठीक है। तो आप बस करते जाइए फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। वो शेड करने के बाद आप एनसीईआरटी उठाइए, पानी जैसे सारे सवाल आप निपटा देंगे आंख बंद करके, ठीक है। वो मेरा वादा है, देख लीजिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल में क्या बोल रहा है देखो, इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, ठीक है। एक कॉलेज है उसमें कितने बच्चे हैं, 700 बच्चे टोटल, 700 स्टूडेंट्स आर देयर इन ए कॉलेज, ठीक है। उस चीज को नोट करो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते करते लिखते जाओ। 180 were listed as drinking लिम्का, ठीक है। 180 जने यहाँ पे कितने किस प्रकार की ड्रिंक लेते हैं, लिम्का, ठीक है। और 275 जो है उतने जने कितने लेते हैं, मिरिंडा लेते हैं, ठीक है। और यहां पे बोला गया 95 were listed as both drinking लिम्का as well as मिरिंडा, यानी कि 95 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ड्रिंक लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं वेन डायग्राम से इसको पहले आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं तो आप क्या समझोगे, जरा ध्यान से देखो। एकदम सिंपल सा फंडा है कि मैं मान लेता हूं कि ए सेट उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए सेट के अंदर वो बच्चे हैं जो सिर्फ नहीं जो लिम्का पीते हैं, ठीक है। जो लिम्का वाला ड्रिंक है वो लेते हैं, वो ए पे बच्चे हैं, वो सारे के सारे 180 बच्चे ए पे हैं। अभी बी एक ऐसा सेट है जहां पे वो बच्चे जो मिरिंडा लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पे कौन से बच्चे होंगे, जो दोनों लेते हैं, यानी कि ये 95 होगा, ठीक है। और ये 700 हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, यानी कि टोटल क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, 700, ठीक है। और आपको बोला है कि इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते, बोलो, यानी कि आपको ये बाहर वाला रीजन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने बोला था ना, नाइदर ए नॉर बी, यानी कि दोनों ही नहीं लेते, तो कौन सा होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है ना। और एक और ट्रिक मैं आपको यहां पे सिखा करके देता हूं। कभी कभी ना क्वेश्चन में तो लिखा हुआ रहता है कि एटलीस्ट जो ये वाला डाटा है ना, कभी कभी बच्चों को ना क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन में इस डाटा को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है कि ये डाटा जो है सर वो यूनिवर्सल सेट का डाटा दे रहा है या फिर ए यूनियन बी का डाटा दे रहा है। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। जब बोल के देगा यहाँ पे 700, तब आप समझ जाएंगे कि ये ए यूनियन बी का डाटा है। अगर किसी किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट वाला वर्ड यूज ही नहीं करता है, तब अपन कैसे समझे, तब अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ना यहाँ पे जुगाड़ लगाओ। क्या लगाओ, जुगाड़। अच्छे से देखो, अगर आप सोचो कि n ऑफ ए, n ऑफ बी और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों डाटा क्वेश्चन में प्रेजेंट है। अगर ये तीनों के तीनों डाटा जो अभी डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट जनरल चीज मेरे को याद आ गया तो मैं बता देता हूं, क्योंकि आगे काम आएगा कहीं ना कहीं पे, जरूर आएगा। तो n ऑफ ए, n ऑफ बी और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि लिम्का पीने वाला, मिरिंडा पीने वाला और दोनों के दोनों पीने वाला, अगर ये तीनों डाटा गिवन है तो कभी आप सोचो ना, आपको ए यूनियन बी देगा। क्यों देगा आपको भाई, जब ये तीनों फॉर्मूले, ये तीनों के हेल्प से आप डायरेक्टली एन ए यूनियन बी निकाल सकते हो, तो एन ए यूनियन बी वापस आपको क्यों देगा क्वेश्चन में। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके तो आप निकाल सकते हो ना एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ये तीनों डाटा देने के बाद एन ऑफ ए यूनियन बी देने का कोई मतलब है नहीं। तो उस वक्त उस 700 को आप क्या कंसीडर कर लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट, एन ऑफ यू मान लीजिएगा, ठीक है। और अगर इस प्रकार से होता है कि आपके पास जो है वो लग रहा है आपको कि n ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए डाटा इनसफिशिएंट है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 दे रखा है या फिर 1 दे रखा है,
तब आप समझोगे कि ये जो डाटा है वो एन ऑफ यू का डाटा नहीं है, एन ऑफ ए यूनियन बी का डाटा है। और ज्यादातर क्वेश्चन में ये लिख के देता है एटलीस्ट वाला वर्ड, एटलीस्ट से ये समझ जाओगे कि ये एन ऑफ ए यूनियन बी है। और अगर लिख के नहीं दिया और अगर इधर तीनों के तीनों डाटा नहीं है, अगर तीनों के तीनों डाटा मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से अपन एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल सके, अगर ऐसा सिचुएशन है तब आप इसको एन ऑफ ए यूनियन बी मान लीजिएगा। अगर तीनों के तीनों प्रेजेंट है जिसके हेल्प से आप एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल सके तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन में देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये डेफिनेटली क्या होगा, एन ऑफ यू आप मान सकते हो। ठीक है, जब ये वाला पार्ट आप खुद सोचो ना, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि कुछ ना पीने वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तब ये ए यूनियन बी खुद ब खुद क्या बन जाएगा, एन ऑफ यू बन जाएगा ना। ये देखना, मैं मान लेता हूं ऐसे है कहानी। ठीक है, ये वाला जो है वो लिम्का पीने वाला है। ठीक है, और ये ब्लू से जो मार्क कर रहा हूं मैं वो क्या पीने वाला है, मेरिंडा। ठीक है, और ये कॉमन वाला है। अभी ये पूरा पूरा बॉक्स ही तो हो गया ना एन ऑफ ए यूनियन बी, और वही हो जाएगा यू। समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो पॉसिबल है सिचुएशन, मतलब दोनों पीने नहीं पीने वाला कोई बच्चा है ही नहीं, दोनों सारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, कुछ नहीं पीते ऐसे कोई भी बच्चे है ही नहीं पूरे क्लास में। तो उस वक्त एन ऑफ यू और एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस वक्त आप वो चीज यूज करोगे जब आपको जरूरत होगा, बट यहाँ पे खैर जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पता चल रहा है कि तीनों डाटा गिवन है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी तो ये हो ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली क्या होगा, एन ऑफ यू होगा। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, आंसर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उस चीज पे एक बार ध्यान दे देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, represents which represents the number of students represents the number of students who drinks Limca and Miranda। ठीक है, हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, एन ऑफ ए कितना गिवन है, 180। ए को आपने मान दिए लिम्का पीने वाले बच्चे, तो एन ऑफ ए कितने होंगे, 180 हो जाएगा। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई, 275। ठीक है, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों पीने वाले बच्चे कितने हैं, 95 है। मिला ना? तो देयरफॉर the number of students आपको A यूनियन B और टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास एन ऑफ यू कितना है, 700 है, क्योंकि ये तीनों डाटा देने के बाद एन ऑफ यू देगा जरूर। क्यों? क्योंकि ये तीनों देने के बाद एन ऑफ ए यूनियन बी देने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये। अभी आपको निकालना है तो ये बाहर वाला रीजन है जो दोनों ही नहीं पीते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो बाहर वाला रीजन निकालने के लिए एन ऑफ यू से इसको माइनस कर देंगे, बट पहले इसको तो निकालना पड़ेगा ना, ये क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी है, तो निकालते हैं इसको। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who at least one of Limca और Miranda और क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई, 180 प्लस एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 275 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 95। तो ये कितना हो जाएगा, 75 चला गया, यहाँ पे से कितने बच रहे, 20 बच रहे, 180 में से नहीं, यहाँ पे तो 180 बच रहा है, ठीक है ना, 180 बच रहा है, बिल्कुल सही, 180 360 आ रहा है। ठीक है ना, therefore the total number of students, ठीक है, who therefore the total number of students who neither takes क्या, लिम्का नॉर क्या हो जाएगा, मेरिंडा, नॉर मेरिंडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का बाहर का हिस्सा मतलब क्या,
एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या कंप्लीमेंट। तो इसका वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज 700 माइनस 360, जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पूरा पूरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। पॉज करके लिख लीजिए सॉल्यूशन। A survey shows that 63% of the Americans like cheese, whereas 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apple, find X. बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, वेट करना। ठीक है, जी मीन्स एडवांस पूछ सकते हो और बोर्ड में शायद ही कभी आए, अगर बहुत टफ पेपर डिजाइन किया जाए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस प्रकार की क्वेश्चन, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज को ध्यान से समझो। क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलता है 63% अमेरिकन चीज पसंद करते, 76% एप्पल पसंद करते हैं और X% जो है वो दोनों के दोनों पसंद करते हैं। तो आपको X निकालना है और कोई डाटा गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट ए be the set A and B be the sets of Americans who likes cheese और B क्या apples। ठीक है, here क्या given है according to question, n of A क्या given है 63। ठीक है ना, 63% आपको पता है, तो n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें अपन क्या मानते हैं 63 मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली n ऑफ b जो है वो आपको क्या 76 दिया हुआ है। ठीक है, 76 दिया हुआ है ना। परसेंटेज में आप लेना चाहते हो आंसर जो है उसको अभी तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हो तो 63 लिखने से चलेगा, बट आंसर जो निकलेगा x का उसको आप परसेंटेज के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो अगर चाहते हो। ठीक है, और बोलता है दोनों जो पसंद करते हैं, यानी कि एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ये सोचते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी, देखो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए सारे डाटा तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो अभी जो अगर कोई क्वेश्चन परसेंटेज में है तो सोचो ना आप उसका मैक्सिमम क्या होगा, 100% होगा, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। चलो, तो अपन सबसे पहले अभी क्या निकालते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 76 माइनस एक्स, दैट इज 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 6 13 माइनस एक्स, 139 माइनस एक्स हो गया। अभी एन ऑफ ए यूनियन बी जो है, आप मेरे को एक चीज बताओ ना, क्या वो हमेशा 100% से छोटा नहीं होगा? होगा ना ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है। एज ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100, तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, 139 माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा 100 से छोटा होगा, यानी कि एक्स जो होगा वो हमेशा 39 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो जाएगा। इसको रोमन 1 मार्क कर दो। एक्स का एक वैल्यू तो मिल गया आपको ना कि 39 से बड़ा होगा। अभी दूसरा वैल्यू के बारे में सोचना है कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो लॉजिक यूज करेंगे, अभी क्या लॉजिक यूज करेंगे एक्स को निकालने के लिए। एक लॉजिक तो ए यूनियन बी का ऑलरेडी यूज कर चुके कि मैक्सिमम जो है वो 100 को कभी एग्जिट नहीं कर सकता है, और उसको मैंने एन ऑफ यू ना मान के एन ऑफ ए यूनियन बी क्यों मान रहा हूं, क्योंकि एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए सारे डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एक अननोन है, देख रहे हो ना, इसीलिए इसको एन ऑफ यू ना मान के एन ऑफ ए यूनियन बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी आप ये सोचो, एक बार के लिए आप ये सोचो कि आपको क्या, अभी आपको एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो आप इतना सा बोल सकते हो ना, अगेन ए इंटरसेक्शन बी जो है
वो पार्ट जो है वो ए का सबसेट होता है। वेन डायग्राम से लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का भी सबसेट होता है ना। तो यहां से मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से छोटा होगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है वो भी डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से छोटा होगा। होगा ही नहीं होगा भाई? ऑब्वियसली होगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है? एक्स है। एन ऑफ ए क्या है? 63 है। समझ में आ रहा है? पक्का। और इधर एन ऑफ बी का वैल्यू क्या है? 76 है। तो एक बोल रहा है 63 से छोटा, दूसरा बोलता है 76 से छोटा, तो ऑब्वियसली दोनों का बीच में एंड है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो क्या होगा? Therefore x belongs to क्या हो जाएगा? 60 x belongs to तो बाद में लिखेंगे। Therefore x must be less than क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है बोल? x का वैल्यू जो है वो 63 से छोटा या फिर उसके इक्वल ही तो होगा ना, क्योंकि अगर x का वैल्यू मैं 65 से छोटा ले लेता हूं तो ये तो ट्रू हो जाएगा, सॉरी ये तो ट्रू हो जाएगा, बट ये फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि 63 से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये फॉल्स हो गया मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट नहीं होगा, जो कि गलत है। इसीलिए दोनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बीच में एंड लगाया, मतलब दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन क्या है? x लेस देन इक्वल टू 63 है। ये आप समझ सकते हो। अभी रोमन 1 से और रोमन 2 से आप कंक्लूड कर सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो? आपको x का वैल्यू मिल चुका है, आप ध्यान से देखो कि x का वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2 मिल चुका है। x का वैल्यू इधर से मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 39 और इधर से मिल रहा है लेस देन इक्वल टू 63। समझ में आया? क्लियर है? और x तो आपको निकालने के लिए बोला था, फाइंड x, तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया 39 से 63। इंटरवल में लिख रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है ना, इंटरवल में लिख रहे हैं। यहां पे भी क्लोज्ड, यहां पे भी क्लोज्ड, बीच में कॉमा। समझ में आ रहा है ना? दिस सेट ऑफ इंटरवल्स। तो फाइनल कमेंट अगर परसेंटेज में देना चाहते हो तो दे सकते हो। इफ x% ऑफ द अमेरिकंस, देयरफॉर द number of Americans, therefore the number of Americans who likes both cheese and apples lies between 39% and 63%। तो इस प्रकार से आप इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन ग्रेड कर सकते हो और इसको आप बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझे होंगे। ठीक है, अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और उधर देखेंगे और कुछ हमें सीखने को मिलेगा, नया कंसेप्ट। ठीक है, देखते हैं। बेसिकली मैंने डिफरेंट अलग अलग टाइप के कंसेप्ट को लिया है और बाकी जो सारे क्वेश्चंस है वो तो पूरा शेड डिस्कशन होगा ही, बट पहले तो पढ़ाना खत्म कर देते हैं ना। आज ये आखिरी पार्ट है, ये पढ़ाना खत्म हो जाएगा, उसके बाद चारों एक्सरसाइज एक एक करके सारी चीज डिस्कस करके लेंगे। टेंशन किस बात का? ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता है इन ए टाउन ऑफ 1000 फैमिलीज। ठीक है, एक टाउन है, उसमें कितने फैमिली है? सॉरी 1000 नहीं, 10,000 फैमिली। ठीक है ना, 10,000 फैमिली है एंड इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए। इनमें से कितने प्रतिशत 40% न्यूज़पेपर ए खरीदता है? 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर बी। 20% खरीदता है बी और इनमें से 10% जो है वो सी खरीदता है। 5% जो है वो सारे के सारे खरीदते हैं ए एंड बी। 3% खरीदते हैं बी एंड सी और 4% खरीदते हैं ए एंड सी। ठीक है, अभी 2% खरीदते हैं सारे के सारे ऑल द न्यूज़पेपर। देखो ए बी सी, तो आपको वो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच बाय ए ओनली, सिर्फ ए, सिर्फ बी और नन ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखते हैं। पहले एक आइडिया लगा लो, ये ए का इंफॉर्मेशन दिया यानी कि एन ऑफ ए। यहां पे तो 3 सेट का यूनियन वाला कंसेप्ट चलेगा। यहां पे एन ऑफ बी, यहां पे एन ऑफ सी। ये क्या हो गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हो गया? एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना तो समझ में आता है। चलो, अगर ये सारे के सारे सातों डाटा गिवन है तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला याद करो ना। वो क्या था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है। ठीक बात है। तो माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे के सारे डाटा तो यहां पे अवेलेबल है, मतलब आप इनको यूज करके ए यूनियन बी यूनियन सी इजीली निकाल सकते हो। मतलब कि ये जो ओवरऑल 10,000 वाला डाटा है वो किसका डाटा होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी तो इनको यूज करके निकाल सकते हो आप, फिर वापस क्यों देगा, देने का जरूरत नहीं है ना। तो इसको आप क्या मानोगे? एन ऑफ यू मानोगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो अभी अपन क्वेश्चन को पहले फ्रेम करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं? लेट A, B, C are the set of families who buys newspaper A, B and C। ठीक है, सेम हो गया, बट क्या कोई दिक्कत है ना। तो अभी अपन यहां पे क्या करेंगे? हियर एन ऑफ ए कितना, परसेंटेज को छोड़ के लिखो 40, एन ऑफ बी कितना 20 और एन ऑफ सी कितना 10। ठीक, फिर अपन डालेंगे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना हो जाएगा 5, फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो कितना हो जाएगा 3, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए वो कितना हो जाएगा 4 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो कितना हो जाएगा 2। और लास्ट में आप कॉमा देकर के एन ऑफ यू लिख देना, वो कितना है 10,000। ठीक है, 10,000। अरे गलती कर दी है यार, 40% ऑफ ए बोला है तो नंबर ऑफ फैमिलीज को निकालना पड़ेगा ना। तो 40% ऑफ ए, अरे गड़बड़ हो गया, रुको सही करता हूं। 40% ऑफ ए बोला है तो उसका 40% निकालना पड़ेगा। मैंने तो बोला हूं कि क्या होगा, एन ऑफ ए मीन्स क्या हो जाएगा 40% ऑफ 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40/100 और 0 कैंसिल होगा 4,000। ठीक है, एन ऑफ बी कितना हो जाएगा 20% ऑफ बी 10,000, ये कितना हो जाएगा इसका आधा 2,000 हो जाएगा। एन ऑफ सी कितना हो जाएगा 10% ऑफ 10,000, ये कितना हो जाएगा 1,000। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5% ऑफ 10,000 यानी कि 500। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितने फैमिलीज होंगे 3% ऑफ 10,000 यानी कि आपका 300। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना हो जाएगा 4% ऑफ 10,000 यानी कि आपका 400। ठीक है, एंड एन ऑफ यू पहले लिख देता हूं कितना 10,000। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है भाई 2% ऑफ 10,000 दैट इज कितना 200। तो आपको तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया है तो उसको मैंने कन्वर्ट करके नंबर ऑफ फैमिलीज निकाल दिए, वही हो गया सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हो गया यहां तक फ्रेमिंग हो गया क्वेश्चन। अभी आप क्वेश्चन पे फोकस करो। सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट में आपको ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं, यहां तक कहानी मिल चुका है आपको। चलो, पहला पार्ट में आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने फैमिली ऐसे हैं बताओ जो कि सिर्फ ए न्यूज़पेपर को खरीदता है, सिर्फ ए। तो अगर मैं वेन डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं तो आप क्या समझोगे यहां पे सिर्फ ए वाला हिस्सा कौन सा होता है भाई? ये है एक, ये है एक और ये है। तो सिर्फ ए वाला हिस्सा कौन सा होगा? अगर इसको मैं ए, इसको बी और इसको सी बोलता हूं तो सिर्फ ए वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला पार्ट होगा ना, सिर्फ ए, ओनली ए, ओनली ए, याद है ओनली ए। मैं क्या बोलूंगा रोमन 1 में नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज है ना, which buys newspaper A only। क्या होगा? फॉर्मूला बना खुद से बना फॉर्मूला। क्या बनाएगा? देख,
मैं ये पार्ट निकालना है ना मुझे, मैं वेन डायग्राम बनाया साइड में और फॉर्मूला खुद ब खुद बनाते जा रहा हूं, किसी का मदद नहीं चाहिए। एन ऑफ ए, अगर पुराना वाला डेरिवेशन अच्छे से समझा जो फील दिलाने की कोशिश किया था तो ये बना लेगा। एन ऑफ ए, उसमें से मुझे ये सारे पार्ट को हटाना है ना, तो मैं क्या कर दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाले पार्ट को एक बार हटाया और फिर ये वाला पार्ट को एक और बार हटाया, बी इंटरसेक्शन सी को। समझ में आ रहा है? बट अगर इसको और इसको हटाऊं, दोनों को हटाऊं, तो ये वाला चीज एक बार हटना चाहिए था, ये बीच वाला पार्ट, बट दो बार हट गया, तो एक बार मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बस ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहां से एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, गिवन है ना 4000, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है भाई 400, माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितना है 300, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 200। तो ये कितना घटा, 700 घट गया, प्लस 200 500, यानी कि 35 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक बात है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये हो गया आपका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर स्टडी करता है, हाँ खरीदता है। अभी अगर वैसे ही आप लाइन लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच बाइज न्यूज़पेपर बी ओनली, ए ओनली था यहाँ पे, बी ओनली लिख के इसका आंसर आप क्या लिखोगे बोलो तो, एन ऑफ बी से आप किसको हटाओगे, बी ओनली है ना सेकंड क्वेश्चन, हाँ बी से किसको हटाओगे बोलो, पहले ए इंटरसेक्शन बी को हटाओगे और फिर बी इंटरसेक्शन सी को हटाओगे, और इन रीजियन को हटाने के चक्कर में ये गोला वाला दो बार हट जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, ओहो रुको 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 भाई, ये अगर दो बार हट गया तो एक बार मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, एक बार अगर ऐड करूंगा तो दो, एक बार बचा रहेगा ना, हाँ सही है, नहीं सही है सही। अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है तो इस गोले से मैं इसको हटाऊंगा एक बार, ए इंटरसेक्शन सी को हटा दिया, ए इंटरसेक्शन सी को, फिर जब मैं ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहा हूं तो ये हटना चाहिए था सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हट रहा है, तो इसको ऐड कर दिया, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली एन ऑफ बी में से मैं इसको पहले हटाया, एन ऑफ बी में से आना तो चाहिए था आंसर सिर्फ एन ऑफ बी, बट जब आप इसको हटाओगे तो ये दोनों हट जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में ये दोनों हट गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, हो तो रहा है, और साथों साथ ये भी हो रहा है सब्ट्रैक्ट जो कि एक्स्ट्रा है, तो अब इसको ऐड कर दो, हो गया, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 2000, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 500, बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा 300, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 300 800 हट गया था, माइनस 600, तो ये हो जाएगा आपका 1400। ठीक है ना, 2200 माइनस 800 1400 हो गया। ठीक है, अगला वाला थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, नन ऑफ ए बी सी। नन ऑफ ए बी सी का मतलब क्या है कि वो फैमिली सबको निकालने हैं जो तीनों में से कुछ भी नहीं खरीदता है, मतलब बाहर वाला रीजन। तो बाहर वाला रीजन आप लिख दोगे नन ऑफ ए बी सी, लैंग्वेज लिख दोगे जैसे मैंने लिखा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाहर वाला रीजन, मतलब क्या ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा एन ऑफ यू में से किसको घटा दोगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को घटा दोगे। ठीक है ना, तो एन ऑफ यू में से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, एन ऑफ ए सब्ट्रैक्ट होगा, एन ऑफ बी सब्ट्रैक्ट होगा, इसका फॉर्मूला लिख करके बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, और जो भी नेगेटिव में था वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव में था वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जगह नहीं है, इसका कैलकुलेशन मैं इधर कर रहा हूं। एन ऑफ यू कितना है भाई, एन ऑफ यू 10,000 माइनस एन ऑफ ए हट रहा है ना, 4000 हट रहा है, 2000 हट रहा है, 1000 हट रहा है। ठीक है, फिर प्लस कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 500 प्लस 300 प्लस 400, और माइनस कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 200। ठीक है, तो ये हो गया 1500 800 और सॉरी 10,000 500 और 3 800 1200, यानी कि 11,200। ठीक है, और इधर से हट रहा है आपका 4 2 6000 7,200, तो कितने बच रहे, तो 7,200 अगर हट गया तो हो गया आपका आंसर 4,000, और वही मिल रहा है, ये देखो ये 4,000 ये 1,400 मैच हो गया आंसर।
और ये 3300, अरे ये 35 होगा, 3500। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन ने पूरा प्रॉब्लम जो है उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो अभी आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे जो हमने आज थियरी जो स्टडी किए थे उस चीज को अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में अपन कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उसके बाद आज का क्लास जो है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आखिरी और 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, उन सबको कैसे करेंगे। ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है बच्चे, अक्सर मैं देखता हूँ जब भी ये मैं क्लास में करने के लिए देता हूँ तो सारे मतलब बहुत ही कम बच्चे जो एक ही अटेम्प्ट में इसको कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं चाहूंगा कि आप एक बार पॉज लेकर के इस क्वेश्चन को एक बार 10 मिनट ट्राई कीजिए, नहीं होता है फिर आप मेरे को सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 पीपल, एक कॉन्फ्रेंस में कितने पीपल गए थे? 50 पीपल। देयर आर 10 इंडियन ओमेन, इनमें से इंडियन ओमेन कितने? 10 है। 25 इंडियन मैन, इंडियन मैन कितने? 25 है। ऑफ दिस इंडियन पीपल 5 आर डॉक्टर्स। ठीक है, और रिमेनिंग 28 आर आइदर डॉक्टर और इंडियन मैन, और देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर। ठीक है, तो कितने, हाउ मेनी ओमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक ब्यूटीफुल सा कंफ्यूजिंग मतलब कंसेप्ट है, इसमें दम है इस क्वेश्चन में। आप अगर सोचने का प्रयास करोगे तो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। मैं अगर सोचता हूं कि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था जब पहला बार ये क्वेश्चन को किया था मैंने, इंडियन मैन, इंडियन वोमेन, 5 डॉक्टर्स, 20 डॉक्टर्स या फिर इंडियन मैन, ये सारे कंफ्यूजिंग चीज है। तो इस चीज से निपटने का तरीका है वो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कि अपन ये मानते हैं, सबसे पहले अपन ये मानते हैं कि यहां पे जो 28 डॉक्टर और इंडियन मैन है ना, उस डाटा को देख करके मेरे को ये हिंट मिल रहा है। तो एक सेट मान लो डॉक्टर का और एक सेट मान लो इंडियन मैन का, तो ये जो डाटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का डाटा हो जाएगा, क्योंकि बोल के दिया है ना कि 28 आर आइदर डॉक्टर्स और इंडियन मैन, तो ए और बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस डाटा का हेल्प से मैं यहां पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। लेट ए बी द सेट ऑफ डॉक्टर्स and B be the set of all Indian men। ठीक है, तो बाय क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा? N of A union B डेफिनेटली कितना होगा? 28 होगा। सही है, therefore और N of A कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा ना, क्योंकि N of A क्या हो जाएगा? सॉरी, N of A नहीं, N of B। ठीक है, N of A कितना हो जाएगा? एंड N of A कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि N of A क्या है? डॉक्टर का, और N of B क्या है? इंडियन मैन का। इन तीनों में ही खेल छुपा हुआ है। तो देयरफॉर आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से, N of A यूनियन B क्या हो जाता है? N of A हो जाता है प्लस N of B हो जाता है माइनस ऑफ N of A इंटरसेक्शन B हो जाता है। यानी कि 28 बराबर 5 प्लस 25 माइनस ऑफ N A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। तो N of A इंटरसेक्शन B हो जाएगा कितना आपका? 30 माइनस 28 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ऐसे संख्या आपको मिल गया जो डॉक्टर भी है और इंडियन मैन भी है। देयरफॉर द टोटल, ये क्या है? एंड ए इंटरसेक्शन भी क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडियन मैन डॉक्टर्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ इंडियन मैन, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स which are Indian man is equal to कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 2। अभी आपको बोला है कि फाइंड हाउ मेनी ओमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो टोटल डॉक्टर कितना है? 5 है, तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और वही क्या हो जाएगा? ओमेन डॉक्टर्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल के दिया कि देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, फॉरेन डॉक्टर्स कोई भी नहीं है। ठीक है, तो as there are no foreign doctors, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? therefore total number of Indian women doctors is equal to क्या हो जाएगा? is equal to हो जाएगा N of कितना? A 5 है ना, माइनस N of A इंटरसेक्शन B।
क्यों? क्योंकि आपको कौन सा चीज पूछा है? ए डिफरेंस भी पूछा है ना आपको, जो सिर्फ ए डिफरेंस भी पूछा है ना, जो सिर्फ डॉक्टर है बट इंडियन मैन नहीं है, यानी कि ओमेन डॉक्टर पूछा है। तो ए डिफरेंस बी को आप डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज आपका 5 - 2, आंसर क्या आ जाएगा? 3। और 2 पार्ट तो सिंपल है, हाउ मेनी फॉरेनर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, देयरफॉर 2 पे लिख दोगे द नंबर ऑफ फॉरेनर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, दैट इज 50 माइनस टोटल नंबर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेंट्स, कितना हो जाएगा? 25 + 10। तो 50 में से 25 + 10 अगर हटा दूंगा तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा, और वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फॉरेनर्स दोज हु आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। लेकिन इन 15 में से ये ध्यान देने के बात है कि कोई भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन जो उसको क्लियर कर सकते हो और इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल देखो, बोल रहा है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हैं? मार्कर पेन कैसे कैसे हो गए यार। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, टोटल 50 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 प्ले हॉकी, 20 जने हॉकी खेलते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया गया है? 15 प्ले क्रिकेट, 15 क्रिकेट खेलता है। फिर क्या दिया है? 11 फुटबॉल खेलते हैं। 7 क्या दिया है? प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। फिर 4 दे रखा है क्रिकेट एंड फुटबॉल। फिर 5 दे रखा है हॉकी एंड फुटबॉल, ठीक है। और 10 स्टूडेंट्स, अच्छा, if the 10 students do not play any of these given sports, कुछ नहीं खेलता है ना, neither A नॉर बी नॉर सी, ऐसे कितने जने हैं? 10 स्टूडेंट्स। 10 या 18 है भाई, 18 है। चलो, आपको बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट, 2 कितने जने खेलते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे ए बी सी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन है, तीनों के तीनों डाटा 6 के 6 डाटा दिए हैं। गिवन कौन सा नहीं है? गिवन कौन सा नहीं है? अभी इन 6 डाटा की मदद से तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं निकाल सकते हो ना। क्या निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो आपको निकालना है वो हिस्सा जहां पे एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स खेला जाता है, 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली कौन सा हिस्सा निकालना है? आपको ये वाला हिस्सा निकालना है, 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स। याद है ना, फॉर्मूला बना करके दिया था। फॉर्मूले से अगर करना चाहता है, जो बना करके दिया था वो अगर याद है तो कर सकता है। क्या फॉर्मूला बनाया था? एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, याद है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स बोला है। तो क्या फॉर्मूला बनाया था? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। बट तीनों में ही ये पार्ट 3 बार ऐड हो गया, लेकिन इस पार्ट का तो जरूरत ही नहीं है, तो 3 बार इसको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए मिल जाएगा। 7 + 4 + 5 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम्स ऑफ जो तीनों खेलते हैं। अभी जो तीनों खेलते हैं वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? वो मेरा सवाल है, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे जो तीनों खेलते हैं, यानी कि सबका इंटरसेक्शन? सोचो कैसे निकालोगे सबका इंटरसेक्शन। 50 जो होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, 18 जो है वो बाहर का हिस्सा है। तो 50 में से अगर 18 को घटा दूंगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा ना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। 50 में से 50 टोटल यूनिवर्सल होगा, उनमें से 18 बाहर का है, जो नाइदर ए नॉट बी नॉट सी। मतलब क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है? इस डाटा का मतलब क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तीनों के बाहर, ये 18। अभी 50 में से ये 18 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला रीजन मिल जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 32। समझ में आ रहा है? और ये 32 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी
minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C। समझ में आ रहा है? तो n of A कितना हो गया बोल तो? n of A पता है तेरे को 20 प्लस 15 प्लस 11 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 5 प्लस ये निकालना था आपको और उधर 20 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा उधर 32 है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 32 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 11 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5। तो प्लस में कितना आ गया 39 43 48 हो गया प्लस में, और माइनस में कितना हो गया 35 और इधर हो गया 46। तो दो जन आ गया प्लस में। समझ में आ रहा है? तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 डाल दो, तो ये कितना हो गया 11 और 5 16 माइनस 6, आंसर आ गया 10। यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स होगा जो क्लास में सिर्फ एग्जैक्टली 2 खेलता है, यानी कि या तो क्रिकेट हॉकी खेलेगा या तो क्रिकेट फुटबॉल खेलेगा या तो फुटबॉल हॉकी खेलेगा, एग्जैक्टली 2, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आपके पास आ गया 10। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के दिया था, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 का अगर बात चल रहा है तो एग्जैक्टली 3 कौन है? एग्जैक्टली 3 तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ही है। तो बिल्कुल क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जैक्टली 3 उल्टा करके घुमा करके, वो क्या हो जाएगा, वो तो एग्जैक्टली 3 मतलब जो सारे के सारे खेलते हैं। ठीक है, अगर 3 सेट है तो समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं और लिख के नहीं दे रहा हूं, आप लिख सकते हो अच्छे से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके दिया है। लेट A, B, C be the set of all students who play hockey, cricket and football। ठीक है, फिर लिखोगे here n of A equal to this, n of B, n of C, n of A intersection B, B intersection C, C intersection A। ठीक है, and n of E is equal to क्या लिखोगे 50, कॉमा देकर के नीचे लिखोगे the students who played neither A nor B nor C is equal to n of A union B union C whole complement equal to क्या 18। फिर नीचे लिखोगे ये वाला डाटा आप कैलकुलेट करके n of A intersection B intersection C निकालोगे, ये वाला पार्ट करोगे। ठीक है, और फिर आगे आपका फाइनल पार्ट therefore conclusion देखिए लिखोगे number of students who played exactly 2 of the 3 sports is equal to this plus this plus this minus this। ये सारे डाटा प्रेजेंट है, ये तो पहले से पता था, और ये आपने ऊपर निकाल दोगे, पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और साइड में वेन डायग्राम जरूर बनाना, ये वाला वेन डायग्राम। ठीक है, शेडेड होना चाहिए इन तीनों जगह पे, इन तीनों जगह पे शेड होना चाहिए, यानी कि वो हिस्सा है जहां पे एग्जैक्टली 2 गेम खेलने वाले बच्चे रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम भी हो गया। ये 1.5 घंटा 2 घंटे के क्लास में मैंने आपको पूरा जो है कार्डिनलिटी का कंसेप्ट जो है उसको पूरा भर के देने का कोशिश किया। अभी कितना मैं समझा पाया वो तो ऊपर वाला जानते हो और आप ही जानते हो। अगर समझ आया तो भी बताइएगा, अगर नहीं आता है तो भी पूछ लीजिएगा फोन करके। और जरूरी है कि ये चीज देखने के बाद प्रॉपर्ली ये 1.5 घंटा देखने में आपको लगभग 4 घंटा लगेगा, और वो 4 घंटा अच्छे से मेहनत करने के बाद अपने आपको शीट को कंप्लीट करना है। जब तक शीट नहीं करोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाओगे जो कॉन्फिडेंस आपको मदद करेगा सेलेक्ट होने में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जरूरी है, इसीलिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा और होमवर्क को प्रॉपर्ली कीजिए। और अगले लेक्चर्स में आज ये सेट का सारे टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए। अभी हमारा सिर्फ जो शीट डिस्कशन है वो वाला पार्ट बाकी है सेट थ्योरी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमारे शीट के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो अगले 1 या 2 लेक्चर में, हम 1 लेक्चर में तो होगा नहीं, 2 लेक्चर में सारे डिस्कशंस जो है वो कंप्लीट कर देंगे और उसी के साथ साथ सेट जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे जो है वो मेरे बात को प्रॉपर्ली ध्यान देंगे और सुनेंगे, और उसी के साथ साथ सारे होमवर्क को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर्ली वीडियोस को देखने के बाद। ये कोई मूवी नहीं है, मूवी देखने का चीज नहीं है, ये पढ़ाई करने का चीज है। टेबल में बैठ करके प्रॉपर्ली पेन पेपर लेके कॉपी में रफ नोट्स बनाना है। शीट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, और सब कुछ तैयार करने के बाद, रफ नोट सब कुछ कॉपी में दिमाग में तैयार करने के बाद, रिवीजन करने के बाद होमवर्क में बैठना है। और कहीं पे भी अगर दिक्कत आता है तो सर को याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का जो हमारा क्लास है वो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डिस्कशंस कैसे करेंगे। बट उससे पहले आपका होमवर्क कंप्लीट करना काफी जरूरी है, तो होमवर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे चीजें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रख रहा हूँ।